Hello and welcome. Welcome to NGO Newsworld's Activist Quest program. Hi, I'm Anju Kaur. फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम एक्टिविस्ट की जर्नी, उनके चैलेंजेस और उनके स्ट्रगल्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मेरे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जुड़ रही हैं, जो कि यूपी के गाज़ियाबाद से जुड़ रही हैं। इनकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत उतार-चढ़ाव देखे इन्होंने और लेकिन इनके जज़्बे में कोई कमी नहीं है। लेट मी इनवाइट महेश्वरी जी, महेश्वरी चौधरी। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम टू एनजीओ न्यूज़ वर्ड्स एक्टिविस्ट क्वेस्ट प्रोग्राम। महेश्वरी जी, आपकी जर्नी कैसे, शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए आप। दिव्यांगता के क्षेत्र पे काम कर रही हूँ और इसको कार्य करते हुए मुझे करीबन 25 साल हो गए हैं। 1997 से मैंने दिल्ली में जब मैं शादी होके आई, तब से मैं इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे उतार-चढ़ाव मैंने देखे। मैं आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे। मैं नॉर्थ ईस्ट से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और जब मैं नॉर्थ ईस्ट से उत्तराखंड आई, तो ड्रास्टिकली मुझे चेंज दिखा। वहाँ पर मणिपुर में हम लोग को-एजुकेशन में पढ़ते थे। यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही झुक के, नाजुक तरह से चलने का बताया जाता था। हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन लोग हमें कहते थे कि आप बाहर से आए हो, आपको यहाँ तहज़ीब से चलना चाहिए। वहाँ से मैंने अपने करियर की स्टार्ट की। उसके बाद मैं 95 तक मैंने उत्तराखंड में हिमालयन स्टडी सर्कल में काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट में, जहाँ पर 30 अर्बन एरियाज़ पे मैंने रूरल एरियाज़ पे काम किया, महिला स्वास्थ्य के प्रति और वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत शुरू हुई। उसके बाद मेरी शादी हुई और मैं 1997 में दिल्ली आई और दिल्ली आके मेरा एक जुनून था कि मैं सामाजिक कार्य में जुड़ी रहूँ, तो मेरे घर के, मेरे परिवार के सहयोग से मैं दोबारा पुनः अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट कड़कड़डुमा में अपना करियर पुनः शुरुआत की और वहाँ पर पहली बार मैंने दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी हासिल की। तो जब आपने वहाँ जानकारी हासिल की, क्योंकि वहाँ तो डिफरेंटली चैलेंजेस, मतलब या जिसमें फिजिकल चैलेंजेस वाले बच्चे भी हैं और बहुत तरह के जो जो डिफरेंटली चैलेंजेस बच्चों की, जो डिफरेंट तरीके के मतलब चैलेंजेस होते हैं, उनको जी, लेके वहाँ काम होता है। तो जी। आपने क्या चुना, मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू, या आपने ये बताया कि आपने ये जज्बा शुरू से था कि यू वांटेड टू वर्क फॉर द सोशल कॉज, लेकिन जब आपने अमर ज्योति में काम करना शुरू किया, तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि वेयर यू फेल्ट कि ओके, नहीं, अब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी इसी फ़ील्ड में देनी है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी कि दिव्यांगता कैसे फिज़िकली चैलेंज बच्चे, कैसे मेंटल रिटार्ड बच्चे इस समाज में है और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कितने सारे लोग प्रयासरत हैं। उसमें जब मैंने देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुई और मैंने वहाँ पर जाना और सीखा कि इस फ़ील्ड में काम करने के लिए आपको अपने एजुकेशन को चेंज करना होगा। और वहाँ पर मैंने अपने एजुकेशन को चेंज किया और इस फ़ील्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अपने एजुकेशन की। मैंने बीए डिस्टेंट मोड एजुकेशन मध्य प्रदेश भुज यूनिवर्सिटी से एमआर पे मैंने अपना डिग्री लिया। उसके बाद मैं इस फ़ील्ड में काम करने लगी जहाँ पर हम दिव्यांगता की बात करते हैं। एज़ ए सोशल वर्कर मैंने अमर ज्योति में अपना करियर स्टार्ट किया था। वहाँ पर जब पेरेंट्स मेरे पास आते थे और अपने बच्चों के बारे में बताते थे, कैसे वो दिव्यांग हैं, तो पहले मैं बहुत अचंभित थी। पहले मेरे मन में बहुत ज़्यादा दया की भावना आती थी और मुझे लगता था कि ऐसा क्यों और मैं बहुत दुखी होती थी। लेकिन धीरे-धीरे काम करते-करते मुझे अनुभव हुआ कि दिव्यांगता को स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स को मैं यही समझाती थी कि जो हो गया उसको आप स्वीकारिए और उसके बेहतरी के लिए आप उसको अगर समाज में स्थापित करना चाहते हैं, तो जितनी भी अर्ली इंटरवेंशन है, उसके लिए आप लोग आगे बढ़े और हमारा कार्य था कि उनको प्रोत्साहन देना और अर्ली इंटरवेंशन में जोड़ना। उसके बाद अमर ज्योति में काम करते-करते मैंने ये सीखा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में बच्चों को अगर हम मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले
लाना चाहिए। इसके लिए फिर मैं अपने करियर को आगे बढ़ाती गई। आज बहुत सारे संस्थाओं में काम करते हुए प्रेज़ेंटली मैं कैंपस कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एज़ ए कोऑर्डिनेटर आईडीडी प्रोग्राम में हूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि परिवार स्वीकारते नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके बच्चे विकलांग हैं या कई लोग अननोन है, अवेयर नहीं है कि वो पहचान ही नहीं पाते कि उनके बच्चों में दिव्यांगता है। तो यहाँ पर हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आज भी मैं कहूँ तो भारत में हमारे देश में अभी भी रूरल में, अर्बन में मानसिकता ये है कि विकलांग लोग जो है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रेजेंटली देखिए जितने भी पैरा ओलंपिक्स में जो मेडल ला रहे हैं, एक सामान्य इंसान से बढ़कर एक विकलांग लोग उससे ज़्यादा मेडल ला रहे हैं। आपने ये कहा कि ये मतलब जब आप स्पेशल एजुकेशन में आई, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंटली चैलेंजेस, लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई का तरीका भी अलग होगा। तो मतलब स्पेशल एजुकेशन इज नीडेड फॉर डिफरेंटली चैलेंज्ड, एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। इन सब में आपके स्ट्रगल्स फिर कैसे डिफरेंट थे? जिसमें हाँ, मैं एक में कहूँ आपने ज़िक्र नहीं किया कि जैसे पहली बात तो ये पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। राइट, राइट। व्हाट तो अबाउट द हमें सोसाइटी? पेरेंट्स तो एक सोसाइटी तरफ हो गए जो ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं, लेकिन सोसाइटी का ऐसे कहते हैं, तो ये आपके लिए डबल स्ट्रगल नहीं हो गया था? बहुत ही ज़्यादा वही मैं आपको कहना चाहती हूँ अंजू जी कि हम लोग को समाज में जागरूकता अभियान सबसे पहले तो हमें तैयार ही नहीं करना था विशेष शिक्षक की। हमें सबसे पहले लोगों को जागरूक करना था कि विशेष बच्चों के लिए भी अध्यापक होते हैं। विशेष बच्चों की अपनी आवश्यकताएँ होती है, जिनको समझाने के लिए एक विशेष शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कोई भी मानने को तैयार नहीं होता था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हम प्रोग्राम करते हैं वो आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। समाज में भारत सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारे नीतियां बनी है, बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन आज भी लोग उसके प्रति जागरूक नहीं है और हम लगातार प्रयासरत है। हमारी संस्था समय समय पर जागरूकता अभियान करते हैं। हम गाजियाबाद में हमने इतने सारे सर्वे किए हैं, लोगों को अवेयर किया हुआ है। हम बार बार हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो एड एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वो हम सर्वे से आइडेंटिफाई करें, चाहे हम इलेक्शन वोटिंग के समय हम ये सब इसमें हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोग उसको नकारते हैं। बहुत समझाना, बहुत प्रयासरत करना पड़ता है। इसके लिए 1 दिन, 1 टाइम, 2 महीने का नहीं होता है, लगातार हमें कई वर्षों से आज मैं गाजियाबाद में काम करते हुए अगर मैं अपना अनुभव बोलूँ, तो 2019 से मैं काम कर रही हूँ। आज जाके उनके जो पहला स्टेप है, विकलांगता प्रमाण पत्र जो उनको बनाया जाता है, वो सुगमता से मुहैया हो रही है, यानी अवेलेबल हो रही है। हम लोग दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग गाजियाबाद के साथ तालमेल करके, गवर्नमेंट के साथ नेटवर्किंग करके हम ये सब काम कर रहे हैं और इसके लिए मुमकिन जो है वो समाज और समुदाय के सहयोग से है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जो हमें समझते हैं, हमें सहयोग करते हैं और इस कार्य में हमारे साथ भागीदारी करते हैं। मैं कभी भी किसी को नहीं कहना चाहती हूँ, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते समय मैं थ्योरेटिकल बहुत थी, इतने वर्षों तक मैं थ्योरेटिकल काम करती थी। लेकिन 2019 से मेरे में बहुत बदलाव आया, जब मेरे घर में स्वयं ये घटना घटी और मेरी खुद की बेटी जब एक एक्सीडेंट से उसको डिसेबल्ड होना पड़ा, तो तब से मैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई और इस फ़ील्ड में मैं तहे दिल से काम कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जन्म से पैदाइश होके दिव्यांगता को एक्सेप्ट करना एक अलग बात है और सडनली एक एक्सीडेंट के बाद एक 19 साल की लड़की को पुनः स्थापित करना एक माँ के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें मैं अपनी बेटी का बहुत आभार करती हूँ। उसने हमें पूरा सहयोग दिया, नहीं तो आज मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह से आपके सामने बात नहीं करते, क्योंकि मेरी बेटी ने एक्सेप्ट किया और हम इस फील्ड की जानकारी रखते थे, तो हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए और उसको पुनर्स्थापित किया, उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरा की। इस दौरान हमें बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ा। लोगों का नज़रिया मैं आपको कह रही हूँ, लोगों का नज़रिया आज भी स्पष्ट नहीं है। लोग आज भी कहते हैं कि क्या हुआ अभी तक हाथ नहीं काम कर रहा है, इतना इलाज कर लिया, क्यों उसका हाथ ठीक नहीं है? सबसे बड़ी बात है, फैमिली अगर एक्सेप्ट करती तो नाते रिश्तेदार कहीं न कहीं से कोई न
कोई कमेंट मिलता है, लड़की है वो कैसे कर पाएगी, वो कैसे जा पाएगी। ये जो विडंबना है, इसको उभरने में हमें बहुत टाइम लगता है। 1 साल मैं भी डिप्रेशन में रही। मुझे बहुत ऐसे मेरे वेल विशर मिले जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट की। इसमें मेरी बिमला मेरी दोस्त भी है, मेरे बहुत सारे एनजीओ के सहयोगी है जिन्होंने मुझे एनहांस किया, मोटिवेट किया कि मैं इसको एक्सेप्ट करके अपनी बेटी को अगर मैं स्थापित करती हूँ डिसेबिलिटी सेक्टर में, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा और मैंने उसको साबित कर दिखाया। इंडिविजुअली अगर मैं कहूँ तो आज भी मैं थोड़ा शंकित हूँ कि बेटी कैसे करेगी, लेकिन आज मेरी बेटी बहुत अच्छे से अपने फील्ड में, वो एक आर्किटेक्ट है, उसने अपने डिसेबिलिटी को नहीं देखा और उसने अपने पढ़ाई पूरी की और आज अपने मुकाम को हासिल कर रखे। मैं बहुत प्राउड करती हूँ। स्ट्रगल हमको जरूर आता है इस फील्ड में, बट अगर हम लगातार प्रयास करते रहे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहे तो हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो आपके लिए तो डबल एज्ड वाला हो गया, एक तो प्रोफेशनली आपने हैंडल किया और दूसरा आपके घर में ये प्रॉब्लम हो गई। ये जब इशू हुए तो इस इन सब चीज़ों में फैमिली सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं स्वीकार्यता की, अगर हम बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो परिवार सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने कई परिवारों में देखा है, मैं जब इस फील्ड में काम करती थी, मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे जिन्होंने नकारा है कि नहीं, हम तो इतने बड़े-बड़े क्वालिफाइड हैं, हमारा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है? आप ठीक से असेसमेंट नहीं कर रहे हो, आपने उसका ठीक से आकलन नहीं किया है, थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा शरारती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं इस फील्ड में काम करते मुझे पता था, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को इस तरह का प्रॉब्लम है और जिसका अभी क्योर कुछ नहीं है और वो फिजिकली डिसेबल हो गई है, उसके मूवमेंट नहीं हो सकता, तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया। नॉट ओनली मी, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी छोटी बेटी, सबसे पहले हमने उसको स्वीकारा। हमने अपनी बड़ी बेटी ने उसको एक्सेप्ट किया और हमने उसको जब स्वीकारा तब हम आगे कोप अप करने में हमें मदद मिला। साथ ही में धीरे-धीरे हमारे परिवार के लोगों ने देखा, जो पहले हमें कहते थे कि क्या है, कैसे होगा, लेकिन आज मेरी बेटी की सब तारीफ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लगातार प्रयास करें, निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो और आगे बढ़ते रहें और जो भी प्रोफेशनल हमें एडवाइस करते हैं, उसको हम लेते हुए आगे बढ़े, तो हम सही मुकाम में जा सकते हैं और अपने बच्चे को समाज की मुख्य धारा में ज़रूर जोड़ सकते हैं। आर यू सैटिस्फाइड विद योर वर्क? ऑफ कोर्स 100%। ईश्वर की सेवा मानवता सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। आज इस कार्य क्षेत्र में काम करते हुए मुझे 27 साल हो गया। मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि है कि मुझे उन परिवारों का आशीर्वाद मिलता है। आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत जगह पे काम कर रहे हैं। वो जब एक बार मुझे विश करते और बताते, मैम आपकी बदौलत आप हम आज यहाँ काम कर रहे हैं। स्पेशल नीड चिल्ड्रन की मैं बात कर रही हूँ, ऑटिस्टिक बच्चे की बात कर रही हूँ, लर्निंग डिसेबल बच्चे की बात कर रही हूँ, फिजिकल चैलेंज बच्चे की बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। देखिए, हम जिस फील्ड में काम करते हैं, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं काम करती, मेरा कोई पेंशन नहीं है, लेकिन ये जो आशीर्वाद है, ये जो दुआएं हैं, एक माँ के, एक परिवार की, वो हमारे लिए सबसे बड़े पुण्य की बात होती है और उससे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और जिस फील्ड में अभी मैं काम कर रही हूँ, प्रेजेंटली जिस संस्था में काम कर रही हूँ, उनका उद्देश्य भी है कि दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, जिसमें हम सब मिलकर काम करते हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में काम करते हुए सहयोग किया। इससे पहले मैं बीच में जॉइन वुमेन प्रोग्राम में जुड़ी थी। वहां पर भी महिला सशक्तिकरण में मैंने बहुत सारे काम किए। वहाँ की जो बाल विवाहित लड़कियाँ थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, उनके साथ हमने बहुत काउंसलिंग सेशन की, उनके साथ भी काम की। मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम की, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्टि जो है मुझे आज इस दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हुए अनुभूति होती है। एक्टिविज्म बहुत मतलब कांटों से भरा हुआ एक प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। सरकार की सपोर्ट मिले ना मिले, लोगों की सपोर्ट मिले या ना मिले, आप कई बार अपने जिस इशू के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस सोशल कॉज के लिए काम करते हो, कई बार आपको अपनी जेब से भी पैसे निकालने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। इज फंडिंग एन इशू फॉर यू?
एक्चुअली मैं बात करूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे उसमें है कि मेरे को इंडिविजुअली फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को काम करने की फ्री टाइम की आज़ादी थी, मैं काम करती थी। लेकिन 2019 में जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे साथ हुआ। अचानक उसके बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें करने पड़ रहे थे। उस समय मैं थोड़ी-सी द ज़रूर झिझकी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड इसमें मेरे बहुत बैकबोन रहे हैं। उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं ली, लोगों की ब्लेसिंग थी हमारे साथ, हमने उस काम को किया। साथ ही साथ अगर मैं अपने कार्य क्षेत्र की बात करूं, जहां जहां जिस जिस संस्था में मैंने काम किया, वहां पर स्ट्रगल तो रहे हैं, लेकिन हमने अपने काम को कभी नहीं रोका। जहाँ हमें पहुँचना था, अगर मैं आपको बात करूँ अमर ज्योति की, तो हम उस समय हम ये आपके आईटीओ के पास में ये सारे ब्रिज नहीं बने थे। वहाँ पर 2 कम्युनिटी हाथीसाला नाम से रहती थी। जब बाढ़ आ जाती थी, तो दिव्यांग बच्चों को हम गोद में उठा के ऊपर सड़क में लाते थे। हमारे पास चलने का, यातायात का कोई किराया नहीं मिलता, हम खुद जाके करते थे। हम गाँव-गाँव में घूमते थे। यहाँ से लेके डासना तक हमने सफ़र किया था। ऐसी बात नहीं, स्ट्रगल हमने बहुत किया, रुकावटें बहुत आई। जब आप कोई नेक काम करने जाते तो समाज के सामाजिक लोग भी उसमें रुकावटें पैदा करते हैं। उनको लगता है कि ये लोग बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन हम उससे डगमगाए नहीं, हम आगे बढ़ते गए और हमने बहुत अच्छे से किया। अ, हमारा जो काम होता है, हमारा फुल 1 साल में फर्स्ट डिवीज़न या आउटस्टैंडिंग नहीं होता। हमें हमारा माइलस्टोन बहुत स्लो होता है, लेकिन स्लो और स्टेडी होता है। जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, तो उसमें कछुआ जीत जाता है। ऐसे हम लोग भी बढ़ते गए और आज हम इस मुकाम में पहुँचे कि हम संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आज हम डिजिटल एरा में हैं। डिजिटल एरा के अपने-अपने चैलेंजेस हैं। इन दोनों के बारे में आप बताइए। कोविड में फिर मेरे साथ फिर से हुई। मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, उनको अलग जगह पे आइसोलेट करके रखना पड़ा। मेरी बेटी नोएडा में जॉब कर रही थी, उसको अलग जगह पे थी। मुझे उन सबको एक साथ घर में लाना था। साथ ही साथ ऑफिस में ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस का काम भी नहीं रुकना था कि उन पेरेंट्स जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे, उनको भी हमें कनेक्ट में रखना था, नेटवर्किंग प्रॉपर करना था। इन सब का तालमेल बिठाने में बिटिया को लेने जाना, खुद लेके यहाँ आना, अलग-अलग रूम में आइसोलेट रहना, सामान्य मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, वो अलग घर में हमारे यहाँ पर चौ छठे माले में वो अकेले रहते थे, उनको देखना, साथ ही साथ ऑफिस की ज़िम्मेदारी भी करना। मैं आपको बताऊँ अंजू जी, करते-करते मेरे अंदर में इतनी है कि मैं 24 घंटे को 48 घंटे में बदलती थी। एक दिव्यांग परिवार के जो माएँ या जो अभिभावक होती है, मैं उनको सैल्यूट करती कि वो अपने समय सीमा को 24 से 48 घंटे बाँधती। ये मैंने महसूस किया जब मैं स्वयं स्पेशल नीड चैलेंज बच्चे की माँ बनी और कोविड में हमने बहुत अच्छे से तालमेल किया। ना नॉट ओनली माय फैमिली, हमारे सोसाइटी में जिनको भी ज़रूरत होती थी, मैं अपने सोसाइटी में भी बहुत सोशल वर्क करती हूँ, जिनको ज़रूरत होती थी, वो बुला लेते थे कि रोली की मम्मी, मेरी बेटी का नाम रोली है, आप प्लीज़ आ जाओ, हमारा ये सामान नहीं आ रहा है, आप देख दो, आप गार्ड भैया को बोल दो। तो तीनों काम तालमेल करना है, ऑफिस है, सर भी बोलते थे ऑनलाइन मैनेजमेंट करना है, बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, आप मेंटली रिटार्ड बच्चों की बात करते हैं, एक बार उनको हम जब काम करते हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर संपर्क टूट जाता है तो फिर उनके बिहेवियर वापस चेंज हो जाते हैं, उनका माइलस्टोन वापस नीचे आ जाता है। तो लगातार उनके साथ हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चक्कर में कोविड में हमें 24 घंटे को 48 घंटे में हमने बदल के काम किया और मैं उस समय मैं मानती हूँ संसार में यह महाकाल फैली हुई थी, लेकिन हमने संयम के साथ में, सहनशीलता के साथ में, धैर्य के साथ में, कष्ट तो बहुत हुआ लेकिन हमने उसको उभार लिया। आज की डिजिटल दुनिया में फंडिंग लेना इतना मुश्किल शायद नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग को इशू और जहाँ तक स्पेशल एजुकेशन की बात है और स्पेशल नीड्स हैं डिफरेंटली चैलेंज बच्चों की, उसमें क्या आपके चैलेंजेस बड़े हैं या किस तरह का शेप है उन चैलेंजेस का? देखिए डिजिटल मैं अब जो फंडिंग की बात करें, देखिए मैनेजमेंट लेवल की बात है। हम लोग तो हमको दिए गए टास्क को हम फुलफिल करते हैं 100%। फंडिंग मैनेजमेंट की नहीं, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ तो डिजिटल में जो
पॉसिबिलिटीज है, जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्किंग है, वो तो हमें ग्रास रूट लेवल के साथ मिलती है। और सरकार की जो योजनाएं है, हमें सहयोग सबसे मिला, ऐसी बात नहीं है। हमें जब भी जरूरत मिली, गाजियाबाद डीएम की ओर से हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे दिव्यांग जिला सशक्तिकरण अधिकारी हो, सबका मिला। क्योंकि हम जिस संस्था में भी काम कर रहे हैं, वो 34 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही है, और गाजियाबाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी मेरे क्षेत्र में किसी को कोई प्रमाण पत्र दिव्यांगता के लिए बनना होता है, तो मैं यहाँ से रेफर कर देती हूँ, वो चले जाता है। इस डिजिटल एरा में आप डिजिटल टूल्स का कितना इस्तेमाल करती हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में, लोगों को सेंसिटाइज करने में? 100% करते। अभी आप देखिए, कांवड़ की वजह से सारा बंद पड़ा हुआ है और सब घर में बैठे हुए, लेकिन हमारा क्लास एक भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। हम लोग रोज क्लास ले रहे थे। हमारे जो स्पेशल बच्चे हमारे स्कूल में, भागीरथ स्पेशल स्कूल में 140 विकलांग बच्चे, जो मूक बधिर है, जो मेंटल रिटायर्ड है, जो फिजिकली चैलेंज है, उनके पेरेंट्स के साथ हम डोर टू डोर कॉन्टेक्ट जो कर रहे हैं, डिजिटल से कर रहे हैं। हम ऑनलाइन उनसे बात कर रहे हैं। हम उनको एकेडमिक नहीं पढ़ा, लेकिन उनके साथ बात कर रहे हैं, बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, आज क्या कर रहा था, फोटो खींच के भेजे, रील बना के भेजे, और वो बच्चा अपना परफॉर्मेंस करते हुए भेज रहा है। हम लोग पूरा टच में, 4 दिन से हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरे टच में हैं, और कोई भी काम रुका नहीं। तो डिजिटलाइजेशन की आप जब बात करते हैं, तो इससे कनेक्टिविटी खत्म नहीं, इससे और ज्यादा इनहांस हुई है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं, लेकिन वो कंबाइन में बैठ के, नहीं नहीं मेरे बच्चे के लिए तो मैं भी आपके साथ देती हूँ, ज्वाइंट कन्वर्सेशन में भी हमारे साथ बात करती है। और ये बहुत अच्छा माध्यम है आज के मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, डिजिटलाइजेशन होना बहुत बड़ा माध्यम। टीचर्स जो हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उनकी नई जिम्मे एक अलग तरह की जिम्मेदारी है, तो कुछ इसके बारे में बताइए। और कैसे लोगों का रिस्पॉन्स है, मतलब क्या आपको ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ के स्पेशल एजुकेटर्स बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए, लेक ऑफ अवेयरनेस, पहले लोगों को पता नहीं था कि ये डिप्लोमा कोर्स 10+2 के बाद में प्योरली प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको करने के बाद आप सीटेट अगर निकालते हैं तो गवर्नमेंट जॉब प्राइम पीआरटी के लिए अवेलेबल है। लेकिन अब अवेयरनेस हो गया, लोग बाग बहुत आते हैं। जैसे 12th का रिजल्ट आ जाता है, हमारे एक कोर्स में 35 सीट होती है, हमें तुरंत हमारी फिल हो जाती है। लोग अवेयर हो गए, क्योंकि ये एक प्योरली प्रोफेशनल कोर्स है, और दूसरा ये कॉज फॉर ह्यूमैनिटी है। आप पैसा भी अर्न करेंगे, साथ साथ में आप मानव सेवा भी करेंगे। एक दिव्यांग बच्चे को देखिए, एक सामान्य बच्चों को हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे को पढ़ाना, और जो कि मेंटली रिटार्ड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, या लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, उनकी डेली लिविंग एक्टिविटी जो हम रोजमर्रा की दिनचर्या से पढ़ाना सिखाते हैं। और एक स्पेशल एजुकेटर जो 2 साल का कोर्स करता है, 1 साल पूरा उसकी ट्रेनिंग होती है डेली लिविंग एक्टिविटी। हम सामान्य लोग हैं, हमको कपड़ा पहनना, ब्रश करना, बाल बनाना सिंपल लगता है, लेकिन एक स्पेशल को यही चीजें हमको टास्क एनालिसिस के साथ कराना होता है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक स्पेशल एजुकेटर जब ये लर्न कर लेता है, तो जब वो अपने स्कूल में परफॉर्म करता है, तो पेरेंट्स का फुल फेथ रहता है कि 6 घंटे मेरा बच्चा यहाँ पर सिक्योर है और अपने डेली लिविंग एक्टिविटी सीखेगा। हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। और एक स्पेशल एजुकेटर उनको कहता है, आपके बाद आपके बच्चा जरूर समाज के मुख्य धारा में जुड़ेगा, इतना तो सीख लेगा कि वह मोल तोल कर लेगा, रोजमर्रा के जीवन में अपने आप को स्थापित कर लेगा। और ये एक विशेष शिक्षक का उद्देश्य होता महेश्वरी जी, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको इस स्पेशल एजुकेशन के बारे में नहीं जानकारी है। आप थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल दीजिए कि जिसमें कि कोई जो कॉमन चीज़ है, जो वो एक नॉर्मल बच्चे को जैसे आप सिखाते हैं, और कोई अगर स्पेशल एजुकेशन में मतलब डिफरेंटली चैलेंज बच्चे को सिखाना होगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दीजिए, ताकि है। आम बिल्कुल, लोगों को समझ में आए। बिल्कुल। देखिए, सामान्य बच्चों के लिए हम लोग एलिमेंट्री जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, हम पहली से 5वीं कक्षा तक प्राइमरी पढ़ाते हैं, छठी से हम 10वीं तक सेकेंडरी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम हायर सेकेंडरी एक फॉर्मल एजुकेशन के रूप में होता है। एचआई बच्चे जो होते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं, उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन होता है। विजुअल बच्चे होते हैं, उनके लिए फॉर्मल होता है। लेकिन जब हम आईडीडी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये बच्चे होते हैं
बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे, स्वाधीनता वाले बच्चे, शैक्षणिक अधिगम की कमी वाले बच्चे, इनको सिखाने के लिए हमें अलग तरह से उस बच्चे के साथ व्यक्तिगत शिक्षा करनी होती है। बच्चे के जो पूर्व शिक्षा, उसकी क्या जानकारी है, प्रीवियस स्किल उसकी क्या है, वो क्या-क्या कर सकता है, और आगे हमें उसके स्ट्रेंथ को देखते हुए उसके वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए हमें टेक्नोलॉजी करना पड़ता है। उसके लिए हमें लेसन प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, उसके लिए असेसमेंट करना होता है, केस स्टडी करना होता है। तो ये सब कार्य एक स्पेशल एजुकेटर करके उस बच्चे को धीरे-धीरे, देखिए सामान्य बच्चा और स्पेशल बच्चे में जो है बराबर का नहीं होगा। हम बिल्कुल स्लो में हम जाएँगे, लेकिन इतना हम तैयार कर लेंगे कि वो समाज में, जो समाज में इंसान चल रहे हैं उसमें वो भी चलेगा। खरगोश और कछुआ की कहानी है। खरगोश फास्ट चलेगा, सामान्य इंसान फास्ट चलेगा, लेकिन कछुआ सामान्य स्पीड में चलेगा। तो वही चीजें यहाँ पर चलती है, और बिना असेसमेंट, बिना आकलन के हम बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें स्पीच थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। ये सारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ हम एक बच्चे के लिए हम काम करते हैं। आप लगा लीजिए, सामान्य बच्चे के लिए माँ-बाप तैयार करके बच्चों को भेज देता है, टीचर पढ़ाता है और वो समझ के अपना आंसर करता है। लेकिन विशेष बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ हमको काम करना है। आम लोगों को डिफरेंटली चैलेंजेस के जो चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता है, और स्पेशल एजुकेटर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिफरेंटली चैलेंज बच्चों को अ, उनको डील करते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल @NNW3132। we You can follow us on Facebook. You can join our Facebook group Change Makers Network। ये अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और नीचे टिकर पे भी चल रहा है। We are there on LinkedIn, Facebook and Instagram।